Hello guys, welcome back to my channel Study Like Genius, and in this video we will start a new chapter which is power sharing. This belongs to the political science. So guys, मैंने कहा था कि मैं आपको इसमें 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा, तो एस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो आज हम डीपी का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. Guys, मैं पहले अपना एनोटेशन देख लेता हूँ. या सो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स, जुडिशरी, डेमोक्रेसी के फीचर्स, वो कैसे वर्क करती है, उसके ड्रॉबैक्स कहाँ हैं, ये सब हमने पढ़ा था. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. लास्ट ईयर आपको याद हो हमने ये भी पढ़ा था कि पूरी पावर किसी भी एक ऑर्गन पे नहीं रहती, वो डिवाइड होती है. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करें. Democracy and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. So पहले इस चैप्टर में आपको बता दूं, हम पावर शेयरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. So guys, इस चैप्टर में हम पहले कहानियाँ पढ़ेंगे. एक तो बेल्जियम की होगी, एक श्रीलंका की होगी. दोनों कहानियों के हम कंक्लूजन निकालेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे और इनकी क्या क्या फॉर्म्स हैं इस बारे में पढ़ेंगे. मैं ये सबसे सही ओवरव्यू है इस चैप्टर का. सो गाइज, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. चलिए आते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका पे. गाइज, मैं पहले आपको बता दूं, इसमें पहले बेल्जियम की कहानी दी हुई है, फिर श्रीलंका की दी हुई है कहानी, फिर बाद में दोनों कंक्लूजन है. बट मैं पहले बेल्जियम की कहानी और उसका कंक्लूजन आपको मैं साथ ही बताऊंगा जी. मैं एकदम बुक के वो नहीं चलूँगा. हाँ, मैं चलूँगा बट थोड़ा सा रीशफल करके चलेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. बेल्जियम वो कंट्री है जो हरियाणा से भी छोटी है एरिया वाइज. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये आपको याद होना चाहिए. फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड्स के साथ है, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ. इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़. 1 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन हरियाणा, जो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन होगी. द ethnic composition of this small country is very complex. इसकी composition बहुत ही complex है और ये आपको बहुत पूछा भी जा सकता है. of the country total population, जो country के total population है उसमें से 59% डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. डच और 40% फ्रेंच और 1% जर्मन बोलते हैं. गाइस, मैं एक बार इसे रब कर लूँ फटाफट. चलिए. सो एक तो ये था और रीजन्स के नाम दिए हुए हैं. जहाँ पे डच रहते हैं, मतलब डच बोलने वाले लोग रहते हैं, उसको नाम दिया गया है फ्लेमिश रीजन. उसको नाम दिया गया फ्लेमिश रीजन. और जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं उसको नाम दिया गया है वलोनिया रीजन. सो और 1% जो बेल्जियंस है वो जर्मन बोलते हैं. बट ये तो पूरा कंट्री का है. अब बात करते हैं कैपिटल की. ब्रूसल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. सो इस वजह से
पूरे देश में दो टेंशन्स थी। पहली कि डच बोलने वाले लोगों की तो कंट्री में तो मेजॉरिटी थी, बट कैपिटल में पासा उल्टा पड़ जाता था, और कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी दूसरी क्या थी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। दूसरी है, फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा अमीर थे और पावरफुल थे। सो इसलिए डच बोलने वाले लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता था। मतलब फ्रेंच का दबदबा था जबकि उनकी पॉपुलेशन कम थी। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादा के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। सो ये दो कारण की वजह से काफ़ी टेंशन था। सो अब चलिए गाइस, अब हम इसके सोल्यूशन पे पढ़ते हैं कि आगे बेल्जियम की कंट्री ने क्या किया। तो चलिए वहाँ चलते हैं। चलिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब क्या रास्ता निकाला, क्या क्या हुआ इसका। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। मतलब ये तो एक्चुअली श्रीलंका से उल्टा पाथ नहीं है, श्रीलंका का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पहले बेल्जियम देख लेते हैं। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same countries. So 1970 से 1993 तक उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला, ताकि वो कोई ऐसा रास्ता निकाल सके कि पूरी कंट्री में यूनिटी आए। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। काफ़ी अलग तरह का तरीका अपनाया है, और वो है उनका मॉडल। उनका क्या मॉडल था? सो आपको ये आपको याद रखने हैं जो इसके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। जो स्पेशल लॉज होते हैं उनके लिए दोनों ग्रुप का पास करना का ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एक कहता है कि डच वाले कहते थे कर लो, फ्रेंच वाले कहते हैं ना करो, तो वो रूल पास नहीं होएगा। सो आगे, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं दे सकती। जवाब देने का यहाँ पे मतलब है वो उसके अधीन नहीं थी, वो अपना कुछ भी कर सकती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। ब्रुसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब ये तो हो गया पूरे देश का। अब मेन तो कैपिटल का भी था ना, तो कैपिटल ब्रुसल्स में क्या किया गया कि वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी वहाँ पे। लेकिन फ्रेंच की 80% थी और डच की 20, बट फिर भी इक्वल करनी पड़ी। क्यों? कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी थी डच की, फिर भी उन्होंने इस बात को मान लिया कि दोनों के इक्वल होंगे, इसीलिए ब्रुसल्स में भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इस चीज़ को मान लिया। ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ये पोर्शन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक और तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। मतलब जहाँ पे जितने लैंग्वेज थी उतने ही ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। मतलब फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग, जो उनकी लैंग्वेज और कल्चर डिसीजन लेती है। ये इसकी पावर क्या है? ये इनकी पावर होती है कल्चरल एजुकेशन, सॉरी 1 सेकेंड, कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज इशू। जो कल्चरल होते हैं वो एक कम्युनिटी का मतलब है, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है तो उनकी अलग कम्युनिटी फ्रेंच कम्युनिटी बनेगी, जो जो उसके वो कल्चरल, जो उनके कल्चर का ध्यान रखेगा, एजुकेशन का और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ का। बेल्जियम और मैं क्या कह रहा था, डच की अलग, फ्रेंच की अलग और जर्मन की अलग, जो उनके रिलेटेड रहेंगे। तीनों अब एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। अब ये पढ़ के आपको तो लगा होगा यार बेल्जियम वाले पागल तो नहीं है जिन्होंने इतनी तीन तीन गवर्नमेंट कर दी, एक संभलती नहीं यहाँ पे। देखिए मेन चीज़ होती है पीस। पीस इंपॉर्टेंट है, और ये इस मॉडल के बाद यहाँ पे पीस आ गई थी। You might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife.
they help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. So linguistic issues ख़त्म कर दिए और वो जो lines थी अब वो नहीं रही. So many countries of Europe came together to form the European Union. So यूरोप की कई कंट्रीज़ ने एक यूरोपियन यूनियन बनाया और जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रूसल को चुना गया. ये आपको याद रखना है. ब्रूसल हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, जो 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 यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मिलके बनाया है. सो गाइज आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं. सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे और उससे अगली वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे. सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ. गाइज अभी मैंने 3-4 दिन का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं थोड़ा कंटेंट फाइंड करने में बिजी था. सो पहले मैंने इस पर बना लिया. तो थोड़े से अभी त्यौहार थे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. बट अब मैं वीडियोस बनाऊंगा रेगुलर. 2 दिन में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी. सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय.